नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की सीरीज़ में आज का हमारा लेक्चर है पल्स कोड मॉड्यूलेशन पार्ट 2। इससे पिछले लेक्चर में पल्स कोड मॉड्यूलेशन का हमने अध्ययन किया था, जिसमें पल्स कोड मॉड्यूलेशन सैम्पलिंग क्वांटाइजेशन को बेसिकली स्टडी किया था और पल्स कोड मॉड्यूलेशन के ब्लॉक डायग्राम को भी स्टडी किया था। इस सेक्शन में हम पल्स कोड मॉड्यूलेशन में उससे आगे का पार्ट जो एनकोडर और ट्रांसमिट करने पर सिग्नल को चैनल में जब भेजते हैं तो क्या प्रोसेस होता है, तो वो सारा हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ दी PCM पार्ट 2। तो एनकोडर जी हम बात कर रहे थे, तो एनकोडर क्या करता है? द आउटपुट ऑफ क्वांटाइजर इज गिवन टू एनकोडर विच कन्वर्ट द इनपुट पल्सेज इन प्रोपोर्शनल बाइनरी कोडेड पल्सेज। यानी पहले हमने क्या किया था कि हमारे पास एक सिस्टम था जिसमें हमारे पास एक सैम्पलर था। सैम्पलर से हमने आउटपुट दिया था कहाँ पर? क्वांटाइजर पर। फिर हमने कहा था क्वांटाइजर से आउटपुट है वो हम देंगे एनकोडर पर। तो एनकोडर पर जो आउटपुट दे रहे हैं, तो अब एनकोडर क्या करेगा कि एनकोडर जनरली द आउटपुट ऑफ क्वांटाइजर इज गिवन टू एनकोडर। तो क्वांटाइजर से जो हमें आउटपुट मिला है हमने वो से एनकोडर को दिया है। एनकोडर का काम क्या है? इट कन्वर्ट्स द डिस्क्रीट वैल्यू और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जो आपने कन्वर्ट किया था सैम्पलिंग प्रोसेस एंड क्वांटाइजेशन के द्वारा, उस सिग्नल को ये बाइनरी कोडेड पल्स या बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो हम एक तरह से एनकोडर के द्वारा जो डिस्क्रीट टाइम और वैल्यूड सिग्नल है उसको कोडेड बाइनरी कोडेड आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज द वर्क ऑफ एनकोडर। कंटिन्यूअस मैसेज सिग्नल इज कन्वर्टेड इन सेट ऑफ डिस्क्रीट वैल्यू बाय सैम्पलिंग क्वांटाइजेशन प्रोसेस। ये हम दोनों प्रोसेस के द्वारा कंटिन्यूअस सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम पर और डिस्क्रीट वैल्यू सिग्नल में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब हम उसे एनकोडर पर जब इनपुट देते हैं तो एनकोडर उसको बाइनरी कोडेड पल्सेस, बाइनरी कोडेड डेटा में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन जो प्रोसेस, ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो सैम्पलिंग प्रोसेस और क्वांटाइजेशन से हमें आउटपुट मिला है उसे हम उसी फॉर्म में ट्रांसमिट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम उसी फॉर्म में ट्रांसमिट करेंगे तो चैनल के अंदर नॉइस और इंटरफेरेंसेस की वजह से सिग्नल में डिस्टॉर्शन आ जाता है। तो इसमें नॉइस का इफेक्ट कम रहे और इसमें नॉइस ना हो और इंटरफेरेंस का इफेक्ट ना आए, इसलिए हम इसको एनकोड कर देते हैं ट्रांसमिट करने से पहले। तो बट दीज वैल्यू कैन नॉट बी ट्रांसमिट इन प्रेजेंट फॉर्म, दैट्स वाई दिस सिग्नल इज फर्दर एनकोडेड टू मेक इट इनसेंसिटिव टू नॉइस एंड देयर इज नो इंटरफेरेंस बाई अदर चैनल। यानी कि अगर हम इनको बाइनरी कोडेड डेटा में कन्वर्ट कर देते हैं, बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो किसी दूसरे चैनल के द्वारा एक तो इसमें इंटरफेरेंस नहीं आता और इसमें नॉइस प्रोड्यूस नहीं होती। तो उसके बाद और क्या एनकोडर का फायदा होता है? इट इज़ ईजी टू रीजनरेट बाइनरी कोड। अब बाइनरी कोड को अगर आपने बाइनरी कोड डेटा को अगर आपने ट्रांसमिट किया तो उसको रीजनरेट करना आसान होता है, तो हम उसे ईजिली रीजनरेट कर लेते हैं। तो दिस इज द एग्जाम्पल बाई विच वी कैन कन्वर्ट द डेटा विद द बाइनरी कोडर। के एनकोडर कैसे काम करता है, तो हमने यहाँ पर 256 लेवल्स कंसीडर किए हैं। तो अगर किसी पल्स के 256 लेवल हैं, इसका मतलब ये है कि हम उसे कितने फॉर्म में कन्वर्ट 2 to the power n से निकालें तो 2 to the power 8, तो n इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो हम इसका मतलब ये 256 लेवल का अगर हमारे पास डेटा है तो हम उसे 8 बिट के डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। कि नंबर ऑफ लेवल्स कितने एम्पलीट्यूड के हैं उसमें, उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होगा कि हम उसमें कितने बाइनरी का डेटा, कितने बिट का डेटा ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये ऑर्डिनल नंबर है हमारे पास में 0 से लेके 7 तक 8 बिट का है। इसका अगर हम रिप्रेजेंटेशन बाइनरी में करें तो 0 को तो हम सिंपली 000 में कर देते हैं। 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 to the power n के फॉर्म में 2 to the power 0, और 2 to the power 0 क्या होता है? 1। तो ये हो गया बराबर 001। इसे हमने इसके इक्विवेलेंट बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। फिर हमारे पास अगला डेटा है 2, तो ये हो गया 2 to the power 1। 2 to the power 1 क्या होता है? 2 हो गया, और 2 की बाइनरी क्या होती है? 010। इसी तरह से 3 हो गया। 3 को हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2 to the power 1 प्लस 2 to the power 0। 2 to the power 1 का मतलब 2 हो गया, और 2 to the power 0 का मतलब 1 हो गया। तो 2 + 1 3। इसी तरह से हम 2 और 1 की बाइनरी को ऐड कर दें, 001 और 001 और 001 और 010, 001 और 011। तो हमारे पास क्या मिलेगा? 0 और 1 0 110। तो 0011 हमारे पास जो आएगा 010। तो यहाँ पर देखें तो इसके लिए जो हमें 3 की जो बाइनरी मिल रही है दैट इज 3 की जो बाइनरी है दैट इज 010। क्योंकि हमने क्या किया? 010
और 001 इन दोनों को ऐड कर दिया। देखिए 001 और 010, 001 और 010 इन दोनों को, एक तो है 2 टू दी पावर 0 की और एक है 2 टू दी पावर 1 की, तो ये हो गया 110। तो अगला जो हमें मिला 2 टू दी पावर 1 और प्लस 2 टू दी पावर 0 के लिए 001 मिला। इसी तरह से 4 के लिए 2 टू दी पावर 2 कह सकते हैं तो 100। 5 के लिए 2 टू दी पावर 2 प्लस 2 टू दी पावर 0, 2 टू दी पावर 2 की हमारे पास है 100 और 2 टू दी पावर 0 के 001, तो हमारे पास 101 आ गया। इस तरह से हम ये बाइनरी नंबर में इसे कन्वर्ट कर देते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस। अब जब हमने एनकोडर के द्वारा किसी कंटिन्यूस डेटा को बाइनरी डेटा में कन्वर्ट कर दिया, तो नेक्स्ट बाइनरी डेटा, क्योंकि अब हमें इसे ट्रांसमिट करना है, तो ट्रांसमिट करने के लिए बाइनरी डेटा में तो ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता सिग्नल को, उसे हमें एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ता है बाइनरी डेटा को। तो दिस बाइनरी डेटा इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल बिफोर ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिट करने से पहले हम उसे एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर हमें ट्रांसमिट करना है 1 को और 0 को, तो उसे उसके इक्विवेलेंट हमें एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करना पड़ेगा। तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या हो सकता है, वो हम उसे कहते हैं जो कन्वर्जन, जो यानी डेटा कन्वर्जन डिजिटल से उसे हम एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। तो उसका मेथड, उसके हमारे पास कई 4 या 5 मेथड होते हैं, जिसमें देखें तो पहला मेथड है यूनिपोलर नॉन रिटर्न टू जीरो, यानी यूनिपोलर NRZ, यूनिपोलर नॉन रिटर्न टू जीरो। तो अगर किसी डिजिटल डेटा को इस फॉर्म के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो 1 है, अब हमारे पास जो डिजिटल डेटा उसमें 1 होगा या 0 होगा। बाइनरी डेटा डिजिटल में है, उसमें 1 को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो एक प्लस A एम्पलीट्यूड की पल्स से रिप्रेजेंट करेंगे, और 0 को हम एक पल्स ऑफ, यानी उस समय पल्स नहीं होगी, यानी जब 1 होगा तब A एम्पलीट्यूड की पल्स होगी, और जब 0 होगा तो पल्स एब्सेंट होगी। यानी कि अगर हम देखें ये इसमें देखें तो सबसे पहला वाला जो पल्स है, ये हमारे पास कोई डेटा 0 1 0 1 1 0 0 1, ये हमारे पास एक डेटा है, इसे हमें कन्वर्ट करना है। तो हमने NRZ, यूनिपोलर NRZ टेक्नोलॉजी यूज की है, पैटर्न यूज किया है। तो उसमें देखें तो 0 के लिए तो पल्स ऑफ है, यहाँ पर कोई पल्स नहीं है, और 1 के लिए A एम्पलीट्यूड की एक पल्स हमने कर दी। जहाँ पर 1 है वहाँ पर A एम्पलीट्यूड की एक पल्स आ गई, फिर 0 पे पल्स ऑफ है, फिर 1 पे A एम्पलीट्यूड की पल्स, फिर 1 है तो फिर पल्स कंटिन्यूस है, फिर 0 पे पल्स ऑफ हो गई, देन पल्स 1 हो गई। तो ये हमारे पास NRZ है। यहाँ पर क्या है कि हमने उस 0101 के डेटा को एक पल्स में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ जाता है इक्वलेंट टू डिजिटल डेटा, जिसे हम ट्रांसमिट करते हैं। इसी तरह से आप देखें जो दूसरी टेक्नोलॉजी थी हमारे पास में, क्या था, बाईपोलर नॉन रिटर्न टू जीरो, यानी इसमें सिग्नल नॉन रिटर्न टू जीरो है लेकिन बाईपोलर है। पहले में 0 पल्स पर ऑफ हो रहा था, अब अगर 1 है तो A एम्पलीट्यूड की पल्स होगी, और 0 है तो -A एम्पलीट्यूड की पल्स होगी। यानी कि ये देखें नॉन रिटर्न टू जीरो में 0 है तो A एम्पलीट्यूड की पल्स, क्योंकि अब देखें तो हमारा एक्सिस ये है, रेड लाइन जो है ये एक्सिस है, यानी इस एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव सिग्नल है और इस एक्सिस के नीचे नेगेटिव सिग्नल है। तो यहाँ पर देखें तो अब ये सिग्नल इस 0 लाइन के ऊपर देखें तो -A पॉजिटिव, -A की एक पॉजिटिव पल्स हो गई A ऑफ एम्पली, और 0 पे आके ये पल्स नेगेटिव में -A हो गई, ये वाली यहाँ पर, फिर ये पॉजिटिव में चली गई 2 1 के लिए, फिर ये नेगेटिव में आ गई। तो इस तरह से -A + A या +V और -V कह सकते हैं इसे, इस एम्पलीट्यूड की पल्स है। तो ये एक सिग्नल होगा नॉन रिटर्न टू जीरो बाईपोलर। इसकी पोलरिटी दोनों साइड में है, यानी कि पल्स नेगेटिव में भी और पल्स पॉजिटिव में भी है। यूनिपोलर में पल्स केवल पॉजिटिव में थी, 0 में पल्स नहीं थी। तो अब 1 के लिए हमने पॉजिटिव पल्स लिए और 0 के लिए नेगेटिव पल्स लिए, तो इसे कहेंगे नॉन रिटर्न टू जीरो बाईपोलर। अगला आता है यूनिपोलर रिटर्न टू जीरो। अब रिटर्न टू जीरो पे हम क्या कर रहे हैं, पहले क्या हो रहा था, पल्स 0 पे वापस नहीं आ रही थी, पल्स जो है एम्पलीट्यूड के बाद या तो ऑफ हो रही थी या वो फिर नेगेटिव में जा रही थी। अब हम क्या कर रहे हैं कि यूनिपोलर रिटर्न टू जीरो में क्या है कि पल्स का जो 1 है उसे हम +A रखते हैं, लेकिन +A जो होगा वो हाफ पल्स में होता है, यानी जितनी पल्स है उसके आधे टाइम पे वो +A रहेगा, और 0 के लिए वो पल्स ऑफ हो जाएगी, 0 के लिए पल्स ऑफ हो जाती है। देखें कैसे होगा, जैसे ये देखें आप, यहाँ पर 1 है तो 1 के लिए पल्स A, ये रेड लाइन है, ये इसका एक्सिस है, तो इससे ये +V एम्पलीट्यूड ऊपर चली गई और ये
1 हो गई। लेकिन आप देखें ये टोटल जो जितने टाइम तक 1 हमें मिल रहा है उसके हाफ तक ये केवल है, हाफ पल्स है। हाफ पल्स के बाद ये वापस 0 पे आ गई और आगे 0 है तो ये 0 बनी रही और फिर दोबारा 1 आई तो फिर ये प्लस ए में चली गई, प्लस ए तक, और फिर आधी पल्स तक प्लस ए रही, उसके बाद फिर ये 0 पे आ गई। तो रिटर्न टू 0 हो रही है, यानी एक ही पल्स के अंदर, एक ही 1 के अंदर वो 1 भी हो रहा है और 0 पे भी जा रही है, पल्स रिटर्न टू 0 आ रही है। ऐसे ही फिर ये 1 आया तो फिर ये पल्स 1 पे चली गई, फिर हाफ पल्स के बाद फिर ये 0 पे आ गई, देन ए कंटिन्यूस 0 बन रही। तो दिस इज दी रिटर्न टू 0 यूनिपोलर। इसी तरह से रिटर्न टू 0 बाइपोलर है। रिटर्न टू 0 बाइपोलर में हम क्या करते हैं, रिटर्न टू 0 बाइपोलर 1 को तो हम प्लस ए रहेंगे और माइनस ए रखेंगे, लेकिन हाफ पल्स के लिए, यानी 1 जो है वो प्लस ए एंड माइनस ए हाफ पल्स के लिए होगा बाइपोलर में। लेकिन 1 पे ही पल्स होगी तो पहले प्लस ए रहेगी, उसके बाद अगले 1 पे माइनस ए हो जाएगी, लेकिन हाफ पल्स के लिए रहेगी। तो देखें क्या होता है, रिटर्न टू 0 पे पहले 1 आया तो पल्स ए हो गई, एम्पलीट्यूड ए एम्पलीट्यूड की पल्स, और लेकिन हाफ पल्स तक, क्योंकि पल्स का जो टाइम है पूरा, यहाँ देखें नीचे क्लॉक साइकिल दिखा रखी है, क्लॉक में पल्स का टाइम ये है, ये नीचे क्लॉक दिखा रखी है, क्लॉक में देखें तो पल्स का टाइम जो है वो ये है। यहाँ से किसी पल्स को आप ले रहे हैं तो या तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ तक पल्स है ये, तो इतना जो टाइम है ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये एक पल्स का टाइम है। तो हम जब कह रहे हैं हाफ पल्स है तो उसके आधे टाइम तक केवल पल्स 1 है, उसके बाद वो 0 पर जा रही है। उसके बाद अगला 1 आया तो पहले 1 में वो पॉजिटिव थी तो अगले 1 पे वो नेगेटिव में चली जाएगी और हाफ पल्स पे रख के पॉजिटिव आ जाएगी, वापस 0 पे आ जाएगी। देन फिर अगला 1 आएगा तो फिर ये पॉजिटिव जाएगी, पॉजिटिव हाफ पल्स रहेगी, फिर ये वापस 0 पे आ जाएगी, फिर अगले 1 पे फिर नेगेटिव। तो इसका मतलब ये है कि रिटर्न टू 0 बाइपोलर में पल्स एक बार 1 के लिए प्लस ए है और एक बार 1 के लिए माइनस ए है, लेकिन हाफ पल्स तक, केवल हाफ पल्स तक होगी। उसके बाद स्प्लिट फेज और मैनचेस्टर कोड है। इसमें क्या होता है, 1 पल्स को हम ए पॉजिटिव पल्स से रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ ए एम्पलीट्यूड, यानी 1 को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए एम्पलीट्यूड की पॉजिटिव पल्स से, विच इज फॉलोड बाय अ नेगेटिव पल्स, जो कि एक नेगेटिव पल्स के द्वारा फॉलो की जा रही है, यानी उसके पीछे एक नेगेटिव पल्स होगी। यानी हमेशा ए पॉजिटिव पल्स, 1 को जब ए पॉजिटिव पल्स करेंगे तो उसके पीछे एक नेगेटिव पल्स होगी माइनस ए एम्पलीट्यूड की। देखें कैसे होगा ये, मैनचेस्टर कोड ये हो गया। तो यहाँ पर ये एक पल्स 1 पे जब देखें तो यहाँ पर ये पल्स 1 है तो उसके बाद ये पल्स फिर नेगेटिव में हो रही है, हाफ पल्स में नेगेटिव जा रही है, फिर ये पॉजिटिव हुई तो ये पॉजिटिव जब 1 पे हुई तो उससे पीछे ये फिर नेगेटिव पे जा रही है। तो ये मैनचेस्टर कोड है, बट लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। उसके बाद एक NRZI है जिसे हम बोलते हैं नॉन रिटर्न टू 0 इन्वर्टेड। तो इसमें जनरली ये सिलेबस में नहीं है आपके में, बट हम डिस्कस करें। डेटा वैल्यू कोडेड एज ट्रांजिशन इज इक्वल टू 1, यानी जब पल्स का ट्रांजिशन होगा वो 1 पर ही होगा, नो ट्रांजिशन है 0। जब क्लॉक पल्स 1 है तब ट्रांजिशन होगा, उससे पहले कोई नहीं होगा। आप देखें यहाँ पर अगर जब 1 आया तो यहाँ पर ट्रांजिशन है नॉन रिटर्न टू 0 पे, अगला ट्रांजिशन कब होगा, 1 पर ही होगा, यानी पल्स 1 से 0 कब होगी, जब अगला 1 आएगा, फिर अगले 1 पे 0 से 1 होगी। तो ट्रांजिशन जो रहा 1 से 0, 0 से 1, वो केवल 1 पर ही हो रहा है। सो दिस इज दी टेक्निक बाय विच वी कैन कन्वर्ट दी एनकोडेड सिग्नल इन अ डिजिटल इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जो हमारे पास डेटा सिग्नल हमने कन्वर्ट किया था बाइनरी में, उसको हमने एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हम इस सिग्नल को ट्रांसमीटर के द्वारा चैनल में ट्रांसमिट कर देते हैं। चैनल के अंदर हमने कहा था कि हम रिपीटर्स, रीजनरेटिव रिपीटर्स यूज करते हैं। अब देखते हैं रिपीटर्स क्या होता है। इट इज़ द ब्यूटी ऑफ PCM सिस्टम दैट इट हैज़ द एबिलिटी टू कंट्रोल द डिस्टॉर्शन एंड नॉइस। यानी सबसे ज़्यादा PCM की जो सबसे अच्छी एडवांटेज है वो ये है कि इसके अंदर एबिलिटी होती है कि ये कंट्रोल कर लेता है डिस्टॉर्शन और नॉइस को। यानी इसमें अगर चैनल में किसी वजह से नॉइस आ जाती है या डिस्टॉर्शन आ जाता है तो रिपीटर्स के द्वारा ये इसको कंट्रोल कर लेता है। This capability is due to the use of regenerative repeaters at some distance in transmission path। जो आपका ट्रांसमिशन पाथ है उस ट्रांसमिशन पाथ के बीच में रीजनरेटिव रिपीटर्स लगे रहते हैं। तो आपने अगर जो मोबाइल कम्युनिकेशन टावर्स देखे उन टावर्स पे जनरली रिपीटर्स लगे रहते हैं। वो रिपीटर्स क्या करते हैं, सैटेलाइट से जब सिग्नल आता है तो सिग्नल ट्रेवल करके तो वो उसको उसी शेप में दोबारा से कर देते हैं। तो रीजनरेटिव रिपीटर सेक्शन अगर आप देखें तो उसमें क्या क्या होता है, ये तो ट्रांसमिशन मीडिया है।
तो ट्रांसमिशन मीडिया में हमने ये सिग्नल कुछ इस तरह से ट्रांसमिट किया था। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल था, आप देखें पल्सेस की फॉर्म में पीछे हमने कन्वर्ट किया था। सपोज इस तरह का कुछ सिग्नल था। जब ये रीजनरेटिव रिपीटर्स में जाता है तो रीजनरेटिव रिपीटर्स में 3 सेक्शन होते हैं इसमें, एम्पलीफायर, इक्वलाइजर, रीजनरेटर और टाइमिंग सर्किट। एम्पलीफायर और इक्वलाइजर क्या करता है, इस सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है। तो जब हमने ट्रांसमिट किया था तो सिग्नल ऐसा था, और जब ट्रांसमिशन पाथ में ट्रेवल करके आया तो ये सिग्नल कुछ ऐसा हो गया जो 2 नंबर पे दिखाई दे रहा है। इसके बाद जब ये एम्पलीफायर इक्वलाइजर में जाता है तो ये सिग्नल को इस तरह से कर देता है, यानी कुछ शेप इसकी मेंटेन कर देता है। एक तो सिग्नल को एम्पलीफाई कर दिया इसने और इक्वलाइज कर दिया। देन इट गोज टू रीजनरेटर, रीजनरेटर पे जाता है, और रीजनरेटर के साथ साथ ये टाइमिंग सर्किट पे भी जाता है। टाइमिंग सर्किट डिसीजन टाइम्स के द्वारा इस सिग्नल को अपनी ओरिजिनल शेप में ले आता है। तो इस रीजनरेटर रिपीटर्स में मेन फंक्शन ये 3 ब्लॉक्स का होता है, एम्पलीफायर, इक्वलाइजर, रीजनरेटर और टाइमिंग सर्किट्स। इनकी हेल्प से ये सिग्नल को दोबारा से रिकवर कर देता है, तो ये रिपीटर्स हो जाता है। देन जब ये आपने सिग्नल जो है रिपीटर्स के द्वारा होता हुआ, रीजनरेटर रिपीटर द्वारा होता है, ये रिसीवर तक जाता है। रिसीवर में सबसे पहले आपने देखा था एक डिकोडर होता है। डिकोडर सर्किट इज यूज्ड एट द रिसीवर एंड इट हैज़ द रेसिप्रोकल ऑपरेशन ऑफ एनकोडर, यानी कि जो डिकोडर होता है वो रिसीवर में यूज होता है और इसका जो ऑपरेशन है वो एनकोडर का जस्ट अपोजिट होता है। तो डिकोडर क्या करता है कि इसको एक डिजिटल फॉर्म में डेटा मिला और ये क्या करेगा, ये मेक एंड कनेक्ट सैंपल्स, यानी जो सैंपल्स आ रहे हैं उनको ये दोबारा से डिकोड करेगा। डिकोड करके इसको इस तरह से एक सिग्नल में ले आएगा, एक कंटिन्यूस सिग्नल जो कि डिफरेंट डिस्क्रीट वैल्यू और है, डिस्क्रीट वैल्यू सिग्नल है, उस सिग्नल में ले आया डिकोडर दोबारा से इसको, जो सैम्पलिंग और क्वांटाइजर से हमें सिग्नल मिला था सेम अब अपने सिग्नल बिल्कुल वही सिग्नल कर दिया है। और इस सिग्नल को हम लो पास फिल्टर से पास करते हैं, तो लो पास फिल्टर केवल इसको इस तरह से सिग्नल को कन्वर्ट कर देता है। तो डिकोडर के बाद जो हमें सिग्नल है वो हमें इस तरह से सिग्नल मिल जाता है। ये वही सिग्नल है जो कि हमें ट्रांसमिट हुआ था उस समय पर। देन फिल्टर, उसके बाद ये फिल्टर है, लो पास फिल्टर यूज किया है, तो वो आप ऑलरेडी जानते हैं कि फिल्टर का काम क्या है कि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को केवल पास करता है। तो फिल्टर इज यूज टू रिकवर दी ओरिजिनल सिग्नल फ्रॉम दी आउटपुट ऑफ डिकोडर। तो डिकोडर से जो हमें आउटपुट मिल रहा है उसको ओरिजिनल शेप में रिकवर कर देता है फिल्टर, यानी केवल लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ही वो पास करता है। दिस फिल्टर इज कॉल्ड रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर। इस फिल्टर को हम रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर कहते हैं। हुज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ओमेगा ऑफ मैसेज सिग्नल। क्योंकि हमें मैसेज सिग्नल को इससे पास करना है तो इसकी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो मैसेज सिग्नल की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो होती है W, उतनी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी रखता है, यानी उससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी को ये रोक देगा, केवल लो फ्रीक्वेंसी को पास करेगा। एडवांटेजेस देखें PCM की क्या होती हैं। इट इज़ रग्ड फॉर नॉइज इंटरफ्रेंसेस, यानी इसमें नॉइस और इंटरफ्रेंसेस का प्रभाव बहुत कम होता है या पड़ता नहीं है। द एनकोडेड सिग्नल कैन ईजिली एम्पलीफाई एंड रिपीटिंग विदाउट डिस्टॉर्शन। जो एनकोडेड सिग्नल है, जो एनकोडेड से हमने सिग्नल को एनकोड किया था, उसे हम इजीली एम्पलीफाई कर सकते हैं और एंड रिपीटिंग विदाउट डिस्टॉर्शन, और उसे डिस्टॉर्शन के बिना हम उसे रिपीट भी कर सकते हैं। इट इज़ ईजी टू टेक डिसीजन बाई रिसीवर ओनली नीड टू चेक वेदर दी सिग्नल इज प्रेजेंट और नॉट। ये दूसरा ये है कि जब रिसीवर सेक्शन पर जब आपका सिग्नल जाता है, क्योंकि वो डिजिटल फॉर्म में सिग्नल है, या तो 1 होगा या 0 है, पल्स होगी या नहीं होगी, तो उसके लिए डिसीजन लेना आसान होता है। उसे केवल इतना चेक करना है कि पल्स है कि नहीं है, अगर है तो 1 है, नहीं है तो 0 है। इस तरह से कुछ वो उसको डिकोड करता है, यानी उसको ना तो ये देखना है कि पल्स की विड्थ क्या है, पल्स का एम्पलीट्यूड क्या है, ये कुछ नहीं देखना, उसे केवल पल्स है कि नहीं है ये चेक करना है। तो देयर इज नो नीड ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग पल्स एम्पलीट्यूड एंड विड्थ, तो उसके लिए सर्किट आसान होता है, डिकोडर सर्किट आसान होता है। आउटपुट सिग्नल टू नॉइस रेशियो इज इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ बैंडविड्थ। सिग्नल टू नॉइस रेशियो आउटपुट की जो है वो बढ़ जाती है अगर उसकी बैंडविड्थ ज़्यादा होती है। इट कैन बी ट्रांसमिटेड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि जैसा आपने देखा कि इसमें रीजनरेटिव रिपीटर्स हम यूज करते हैं, तो इसे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रांसमिट किया जा सकता है। सीक्रेट इन्फॉर्मेशन कैन बी एनक्रिप्टेड, इट इज ऑल्सो नोन एज सीक्रेट कोडिंग। यानी हम PCM पल्स कोड मॉड्यूलेशन यूज कर रहे हैं तो हम इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको एनक्रिप्ट भी कर सकते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो व्हाट्सएप में जनरली फंक्शन आता है कि योर कोड इज एनक्रिप्टेड। तो यानी कि जब आपने मैसेज टाइप किया तो आपके सर्विस प्रोवाइडर ने आपके सिग्नल को, क्योंकि वो डिजिटली ट्रांसमिट कर रहा है उसको, तो डिजिटल में कन्वर्ट होने के बाद उसको एक कोड में कन्वर्ट कर देता है, एनक्रिप्ट कर देता है।
तो अगर मीडियम में कहीं से भी कोई सिग्नल हैक हो जाता है तो उस सिग्नल को डिकोड कोई आसानी से नहीं किया जा सकता। आपकी इन्फॉर्मेशन या तो आपको पता होगी या रिसीवर को पता होगी, बीच में उसको कोई टैप नहीं कर सकता। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ द PCM। फॉर्मेट इज सेम फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल। सिग्नल चाहे जैसा उसका फॉर्मेट सेम होता है कि कन्वर्ट होने के बाद वो 0101 की फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में ही होगा। इट कैन बी यूज फॉर TDM एंड FDM एफिशिएंटली। जो पल्स कोड मॉड्यूलेशन है इसे टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में भी आसानी से यूज किया जा सकता है। टाइम एंड एम्पलीट्यूड बोथ आर इन डिस्क्रीट फॉर्म, सो कंप्यूटर कम्युनिकेशन इज गुड। क्योंकि इसमें टाइम भी और एम्पलीट्यूड दोनों ही डिस्क्रीट फॉर्म में है, डिस्क्रीट वैल्यूड हैं, तो इसे कंप्यूटर के लिए भी आसानी से यूज किया जा सकता है। लिमिटेशंस क्या है? इट नीड्स मोर बैंडविड्थ ऑफ ट्रांसमिशन। इसके ट्रांसमिशन के लिए बैंडविड्थ की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। PCM सिस्टम इज कॉम्प्लेक्स ड्यू टू द यूज ऑफ एनकोडर एंड डिकोडर सर्किट। लेकिन नॉर्मल अगर हम बात करें एनालॉग कम्युनिकेशन की बजाय, तो इसमें आप एनकोडर और डिकोडर दो सर्किट इसमें एक्स्ट्रा हो जाते हैं, एडिशनल हैं, इसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।